हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट है ना, उसको कुछ क्वेश्चन हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपके सामने, राइट? तो इसको आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो, प्लस आप लोग अपने आंसर्स भी लिख सकते हो, राइट? इसके लिए हमारी टीम की तरफ से एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लिक कीजिए एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनका आंसर लिखकर हमारे इस टेलीग्राम चैनल में सबमिट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट कॉपीज होगी वो हमारी टीम के द्वारा इवेलुएट करी जाएंगी, प्लस एट द सेम टाइम इसी टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर भी करी जाएंगी, ताकि आप देख पाओगे कि आप अपने आंसर को बाकियों से बेहतर कैसे बना सकते थे। ठीक है, तो आज के अगर मैं सिलेबस की यहां पे बात करूं तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये हमारा एग्रीकल्चर कंपोनेंट के साथ लिंक्ड है। एंड मैंने आपको हर बार ये चीज बताई है कि अगर आपको जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन एग्रीकल्चर सेक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर के अगर आप क्वेश्चंस नोटिस करोगे ना, तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर क्वेश्चंस के अंदर। बार बार यूपीएससी सिमिलर थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहता है, तो हमारे लिए इंश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, इकोनॉमी के जो बाकी क्वेश्चन आते हैं उनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कभी कुछ पूछ लिया यूपीएससी ने, कभी कुछ और पूछ लिया। हालांकि इंक्लूसिव ग्रोथ और कुछ एक फेवरेट टॉपिक्स हैं, पर एग्रीकल्चर के अंदर तो रेपिटेशन इतनी ज्यादा है ना कि अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की ले ली, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज डेटा इन योर आंसर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज इकोनॉमी कीवर्ड इन योर आंसर्स, ताकि आपका आंसर एक्चुअल में एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के साथ लिंक्ड हमेशा लगता रहे। जनरल आंसर नहीं लिखने, हमें बहुत ही स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास मिस करी थी, प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यस, कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, असेस द इंपैक्ट ऑफ चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया ऑन इन्फ्लुएंसिंग लोकल इकोनॉमीज एंड फूड सिक्योरिटी। पूछ रहा है क्या कि किस तरह से जो क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आता है उसका क्या इंपैक्ट होता है लोकल इकोनॉमी के ऊपर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अब देखो, पहली बात तो आपको यहाँ पे सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब टॉपिक्स की, तो डेफिनेटली लोकल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है एंड आपका फूड सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव है, ये आप यहाँ पे दो अलग अलग सब हेडिंग्स आप डाल सकते हो। चाहो तो आप इसको सिंगल सब हेडिंग बना सकते हो, पर वहां पर फर्दर आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया उस चीज का एंड साथ ही साथ क्या नेगेटिव इंपैक्ट आया। क्लियर? आप कभी एक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं बताओगे कि हाँ क्रॉपिंग पैटर्न का बस पॉजिटिव इंपैक्ट ही है या फिर क्रॉपिंग पैटर्न का बस नेगेटिव इंपैक्ट ही है। नहीं, आपको दोनों एंगल्स अच्छे से यहाँ पे अपने आंसर के अंदर कवर करने होंगे। ठीक है, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको टॉपिक भी ओवरऑल कवर करा दूंगा कि क्रॉपिंग पैटर्न आखिर होता क्या है। देखो, जब मैं बात करता हूं ना क्रॉपिंग पैटर्न की, क्रॉपिंग पैटर्न का यहाँ पे मीनिंग ये हो जाएगा कि कितना एरिया कौन सी क्रॉप्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना कवर्ड है, राइट? प्रपोर्शन ऑफ एरिया विच इज कवर्ड अंडर डिफरेंट क्रॉप्स इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि क्रॉप्स का क्या हमें स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। क्या मीनिंग हुआ इस चीज का? जब मैं बात करता हूँ ना स्पेशल और टेम्पोरल, इसका मीनिंग ये होता है कि स्पेस और टाइम के अक्रॉस, यानी कि कंट्री में अलग अलग रीजन्स में विद टाइम कैसे हमारा कौन सा एरिया कितनी क्रॉप्स के अंडर है, कितना प्रोपोर्शन एरिया किस क्रॉप के अंडर है, वो हम जब हम उसका स्टडी करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, तो वो हमें क्रॉपिंग पैटर्न शो करता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी ना कि क्या इंपैक्ट आया चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स का, वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा आप बता भी सकते हो क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन के साथ, फिर हम डायरेक्टली ना अपने क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे एंटर कर जाएंगे।
अब पहले आप मुझे ये चीज एनालिसिस करके बताओ, हालांकि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा वो, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको वो आइडिया होगा ना, उससे आपको डायमेंशंस निकालनी किसी भी क्वेश्चन की बहुत आसान हो जाएंगी। एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ, देखो क्रॉपिंग पैटर्न क्या लगता है, किसी जगह के ऊपर चावल उग रहे हैं, किसी जगह के ऊपर वीट उगाई जा रही है, किसी जगह कुछ और यहाँ पे उगाया जा रहा है, क्या रीजन रहता है उसके पीछे का, सोच के बताओ। देखो 4-5 रीजन इसके हो सकते हैं। एक तो मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो हमारा जियो क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब आप पूछेंगे जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आ जाएगा सर? जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आपका किसी जगह की मिट्टी कैसी है, यानी कि सॉइल, क्लाइमेट कैसा है, प्रॉपर टेम्परेचर है, रेनफॉल है, मॉइस्चर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हमारे जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। तो कौन सी जगह पे कौन सा क्रॉप्स उगाई जाएगी, इसका एक मेजर इंपैक्ट आता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट जियो क्लाइमेटिक। जैसे कुछ एक एरियाज ऐसे होंगे जहां पे अच्छी खासी बारिश होती है या पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, वहां पर हमारे लिए चावल, आपका शुगर केन, जूट या इस तरह के जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है उनको ग्रो करना आसान हो जाता है। इसी वजह से ना हमारा, अगर हम देश की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर हमारा देश डिवाइडेड है। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग हमें यही बताती है कि कौन से एरिया में क्या चीज ग्रो करना सही है। ठीक है, तो वन ऑफ द फैक्टर हैपेंस टू बी द जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बदलाव के अंदर। किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज? जैसे आप लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सुना होगा, यानी कि एमएसपी। अब एमएसपी किसी वस्तु का कितना ज्यादा है, दैट डिटर्मिन्स कि क्या हमें वो फसल ग्रो करनी है नहीं करनी। सिमिलरली शुगर केन के लिए हमारे पास एफआरपी, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस, हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका वेरिएशन क्या है वो भी डिटर्मिन करता है कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा। इसके अलावा कई बार ना हमारे किसानों का जो बिहेवियर होता है वो भी डिपेंड करता है कि कैसा क्रॉपिंग पैटर्न होगा। कई एरियाज में ऐसी प्रथा है कि हम यही चीज ग्रो करते आए हैं, इसी को हम ग्रो करेंगे, हमारे दादा परदादा भी यही ग्रो करते थे। वो कुछ नई चीजें, टेक्नोलॉजी या बाकी चीजों को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा कतराते हैं। कई बार कईयों का होता है, कुछ एक रिलीजियस सेक्टर्स होते हैं कि नहीं हम फिश फार्मिंग नहीं करेंगे या इस तरह और नई चीजें नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो बिहेवियरल पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। प्लस इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कई बार रहते हैं, राइट। पॉलिटिकल फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सरकार को लगता है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी फसल को ग्रो करना जरूरी है, तो उसको यहाँ पे किया जा सकता है। हिस्टोरिकल रीजंस रहते हैं, मैंने जैसा आपको बताया अभी, राइट। जैसे अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, तो कैनाल्स जो हमने देखने को मिली, तो वो एक मेजर हिस्टोरिकल फैक्टर रहता है। कुछ और भी फैक्टर रह सकते हैं, बिहेवियर के साथ आप इसको लिंक भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके जैसे कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी रह सकते हैं, राइट। जैसे बात कर लेते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो उसने क्रॉपिंग पैटर्न को बहुत अच्छे से या बहुत अलग तरह से चेंज कर दिया। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में एक तरह की फसलें हमें ग्रो होती हुई देखने को मिली बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटीज, एचवाईवी सीड्स जो थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इसके अलावा आपकी जो लैंड होती है, वो लैंड भी एक बहुत मेजर फैक्टर बनती है क्रॉपिंग पैटर्न के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, आपको मैं थोड़ा डेटा देता हूं। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो लगभग 86% किसान देश में ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल है, यानी कि छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, राइट। अगर हम बात करें इंडिया में जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो लगभग 1.08 हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा हमारा जो एग्री सेंसस है वो ये हमें डेटा बता रहा है। अब कितनी बड़ी किसी के पास जमीन है वो भी डिटर्मिन करेगा कैसा वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न होगा। तो एक्चुअल में क्रॉपिंग पैटर्न किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे आएंगे, डोंट वरी, पर ये आपको ना ओवरऑल एग्रीकल्चरल क्वेश्चन लिखने में ये चीजें बहुत ज्यादा मदद करेंगी। कहीं भी आपको फैक्टर्स इमेजिन करने होंगे, आपको यहां से एक आइडिया लग जाएगा।
इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, जैसे आपके कि क्या वहां पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उधार लोन मिल जाता है या नहीं मिल जाता, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो होते हैं, राइट, ये आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर करना हो ना, आप इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर को क्या क्या चीजें मदद करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स के हिसाब से आपकी फसल उगाई जाती है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कम अप विद सम गुड आंसर्स, गुड एग्जांपल्स, राइट। अब जो मैं बात कर रहा था ना कि सिर्फ एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करते, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की मैं बात कर रहा था, तो वहां ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा फैक्टर था। पंजाब आज के समय टॉप पे तो नहीं है, बट आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन। हालांकि पंजाब में चावल ग्रो करना काफी मुश्किल है क्योंकि पानी उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, पर क्योंकि एमएसपी अच्छा है, बाकी और चीजें हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली वहां पे चावल ग्रो होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। इवन हरियाणा में भी सिमिलर चीजें हैं काफी जगह के ऊपर। तो किस जगह के ऊपर एमएसपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस जगह के ऊपर कोई और रोल प्ले करता है, किस जगह पे जियोक्लाइमेटिक फैक्टर्स मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट कहीं ना कहीं इन सबका कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े से आसान हो जाएंगे। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर की जब बात हो रही है ना, तो एग्रीकल्चर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स की बात नहीं करोगे। एग्रीकल्चर को जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें क्रॉप्स के साथ साथ जो भी अदर अलाइड एक्टिविटीज होती हैं उनको भी देखना पड़ेगा। समझे इस बात को? जैसे कोई आपसे पूछे कि यार किसानों की इनकम डबल करो या इनकम बढ़ाओ, डोंट जस्ट स्टिक टू क्रॉप्स। ये मत कहो कि फसलें बढ़ाओ, नहीं, फसलें ठीक है, बट फसलों के अलावा भी अगर हम बात करें ना तो बाकी एस्पेक्ट्स को भी हमें देखना पड़ेगा। हमें पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और भी इस तरह के एंगल्स हम देखेंगे, फिश को पिसीकल्चर हो गया, वो सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर को होलिस्टिक बना सकते हैं। डेयरी फार्मिंग हो गया, राइट। तो चलो ये बात थोड़ी सी हमने अंडरस्टैंड करी कि एग्रीकल्चर के आंसर्स लिखने कैसे हैं। अब आते हैं कि कैसे क्रॉपिंग पैटर्न जो बदलाव हो रहा है उसका इंपैक्ट आपकी लोकल इकोनॉमी एंड आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर पड़ता है। देखो, पहली बात, आप लोग ना लोकल इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग सोचो कि क्या फायदा आपको देखने को मिलता है ऑफ चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न जब चेंज होता है, डेफिनेटली मान लो कोई किसान एक क्रॉप उगाना छोड़ के किसी दूसरी क्रॉप की तरफ मूव कर रहा है। वाई इज ही डूइंग दैट? क्यों कर रहा है वो ऐसा? इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि उसको लगता है कि यार ये वाली क्रॉप ग्रो करने में ज्यादा फायदा है। पहले हो सकता है कोई और क्रॉप ग्रो करता था, पर अब उसने टाइप ऑफ क्रॉप जो ग्रो कर रहा है उसमें बदलाव कर दिया, इसीलिए तो किया कि उसकी इनकम बढ़ पाए। तो यहां पर ना क्या होता है, जब भी इस तरह से हम हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाते हैं, जैसे कैश क्रॉप की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, कॉटन हो गया, जूट हो गया, या इसमें भी आपका टी कॉफी हो गया, उनकी तरफ हम मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं हायर इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। या हॉर्टिकल्चर, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्लावर्स, आपके ना मशरूम्स, इस तरह की चीजें आप ग्रो करते हो, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न का बदलाव फार्मर की इनकम के ऊपर। कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, आप इन एग्जांपल को डेफिनेटली यूज कीजिएगा। जैसे शुगर केन और कॉटन की जो प्रोडक्शन महाराष्ट्र के अंदर बढ़ी है, उसने काफी ज्यादा यहाँ पे मदद करी है, राइट। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे इसका फायदा यहां पर हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब जो किसान है ना वो एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें, पहले किसान सिर्फ और सिर्फ फसलों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, पर पिछले कुछ समय में जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया, उसके माध्यम से किसानों ने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके मशरूम्स, आपके आपके फ्लावर्स, आपके और इस तरह के प्रोडक्ट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इससे कहने की क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एंड साथ साथ आप नोटिस करोगे ये आपके हाई वैल्यू क्रॉप्स भी हैं, तो मदद वहां पर भी मिली। क्लियर है बात? प्लस आजकल ना जो आपके टॉपिक में है भी, सिलेबस के टॉपिक के अंदर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप नोटिस करोगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह काम कौन करता है, आपके यही सब चीजें, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही तो काम आएंगे वहां पे। तो जब यहां पर एग्रीकल्चर का लिंकेज इंडस्ट्री के साथ हो रहा है तो क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आया, क्रॉपिंग पैटर्न से अकॉर्डिंगली दोनों के बीच में लिंकेज आया, एंड लिंकेज की वजह से यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली। जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का कल्टीवेशन हो गया, राइट। तो ये सब फायदे लोकल इकोनॉमीज को मदद करते हैं। उसी तरह से सेकंड कंपोनेंट आपका फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। ये पॉजिटिव्स की बात कर रहा हूं, अभी नेगेटिव्स पे भी आऊंगा। फूड सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूं तो फूड सिक्योरिटी की आप लोग जानते होंगे
कि 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम 3A के नाम से डिनोट कर सकते हैं। 3A का मतलब क्या है? 3A का मीनिंग है आपका अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड आपका एक्सेसिबिलिटी। राइट? फूड सिक्योरिटी में तीनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपका, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या यहां पर भी आपके जो क्रॉपिंग पैटर्न है बदलाव होने का, उसका फूड सिक्योरिटी पे भी इंपैक्ट आया? आंसर इज डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। कैसे? जैसे अगर मैं बात करता हूँ फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, अगर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ ही एक बार सोचने की कोशिश करें, बहुत सारे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। परफ्यूम्स बनाने के लिए फ्लावर्स लगते हैं और फ्लावर्स हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। पर जैसे जैसे हमने इन चीजों को ग्रो करना स्टार्ट किया, उससे क्या हुआ? उससे डेफिनेटली हमारा इंपोर्ट बच गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, है ना? यही हुआ। पर हालांकि अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो एग्जांपल वो फ्लावर्स का नहीं आएगा, वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लो, फ्रूट्स का एग्जांपल ले लो। बहुत सारे फ्रूट्स हम पहले बाहर से इंपोर्ट करवाया करते थे, पर जैसे कीवी वगैरह हो गया, अब धीरे धीरे हम उसकी ग्रोथ भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज नोटिस करोगे ना, तो फूड की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती है। राइट? और क्या फायदेमंद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। किस तरह से? क्योंकि अब आप सिर्फ चावल, वीट, ये सब पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, आप चाहते हो कि और भी अलग अलग तरह की चीजें आप कंज्यूम करो। तो डेफिनेटली क्रॉपिंग पैटर्न का उस पर भी इंपैक्ट आएगा। आपके टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हम सीड्स बना रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटी का भी फूड सिक्योरिटी में फायदेमंद होता है कि कल को मान लीजिए कुछ ड्रॉट आ गया तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज हमारे पास है। तो ये सब फायदे हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी है, और एक साइड ऑफ द स्टोरी से हमारी बात नहीं बनेगी, तो हमें इसकी दूसरी साइड भी बतानी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए ये चीज चलती रहे, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आता रहे, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है? सोचो एक बार, सोचो क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। एक्चुअल में क्या होता है ना, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव होने का मतलब कई बार ऐसा भी है कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक ही तरह का क्रॉपिंग पैटर्न हो जाए। समझा इस बात को? मैंने आपको एक चीज बताई कि इंडिया को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग के अंदर डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, कितना मॉइस्चर है, कितना टेम्परेचर है, कैसी रेनफॉल है, इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर। बट अगर किसानों को लगता है कोई चीज कि लेट्स से राइस में ज्यादा फायदा है, तो कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, बिल्कुल बदल गया। उस क्रॉपिंग पैटर्न का नुकसान क्या हुआ? उस क्रॉपिंग पैटर्न का नुकसान ये हुआ कि पूरे इंडिया में एक तरह से मोनोक्रॉपिंग हमें देखने को मिल जाएगी कि एक ही फसल को ग्रो किया जा रहा है, थ्रू आउट द ईयर भी कई जगह पे ग्रो किया जाता है। ये दिक्कत मोनोक्रॉपिंग की सबसे बड़ी दिक्कत। प्लस एट द सेम टाइम क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर भी अगर हम इंडिया में बदलाव देखेंगे ना, तो हमें नोटिस करने को मिलेगा कि चावल का प्रोडक्शन हम खूब कर रहे हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन हम खूब कर रहे हैं। और चाहे चावल की बात कर लें, शुगर केन की बात कर लें, ये दोनों क्या है? दीज आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। बहुत बहुत ज्यादा पानी चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। अगर मैं एक चावल की फसल की बात करूं, तो 1 किलो चावल ग्रो करने के लिए आपको लगभग 3,000 से 5,000 लीटर तक का पानी चाहिए होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जब इतना ज्यादा पानी चाहिए होगा एंड हमारा क्रॉपिंग पैटर्न उस कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो गया है, क्या आपको नहीं लगता उसका लोकल इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी पे भी इंपैक्ट आ सकता है इस चीज का। क्लियर? इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो आपकी क्रैश क्रॉप्स होती हैं, जिनकी तरफ लोगों का आज के समय रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अगर कैश क्रॉप की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा इनपुट चाहिए होंगे, इंटेंसिव इनपुट चाहिए होंगे वहां पे। उस इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे पैसा आएगा? लोन लेना पड़ेगा, एंड लोन लेने की वजह से यहाँ पे डेट बर्डन भी हमारा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। प्लस आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना? जैसे आपका मैं वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज बता रहा था, क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर लें, मोनोक्रॉपिंग की आप बात कर सकते हो। इवन नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी हमें दिखाती है कि कैसे वाटर लेवल डाउन आ रहा है। इवन राइस फीड क्रॉपिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है,
जिससे कहीं ना कहीं सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न का फायदा था, नो डाउट अबाउट इट, बट उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ नेगेटिव इश्यूज भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए थे। एट द एंड आपको एक अच्छा कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। जैसे आप कुछ सजेशंस यहाँ पे बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे आप लोग। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है आईएफएस के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, एक चीज का जो आउटपुट होता है वो दूसरी चीज के लिए इनपुट की तरह काम करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर मैं बात करूं, आपने लेट्स से लाइफ स्टॉक रखा हुआ है एंड साथ साथ आप फसलों की खेती कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली जो लाइफ स्टॉक का आपका काउ डंग है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने खेतों के अंदर। प्लस लेट्स से आपने फिश के साथ साथ आपने वहीं पर राइस फार्मिंग कर रहे हो, तो होता क्या है ना, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? जो आपकी पोल्ट्रीज रखी हुई हैं उनकी जो आपके ड्रॉपिंग्स हैं उसका इस्तेमाल अपनी खेती के अंदर आप कर सकते हो। तो ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जहां पर एक का आउटपुट दूसरे के लिए आपका इनपुट बन जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें कि क्रॉपिंग पैटर्न डेफिनेटली आ रहा है या चेंज हो रहा है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए एंड अपनी जो रिसोर्स एफिशिएंसी है उसको बेहतर कर पाए। वहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया, आपका जो नेचुरल फार्मिंग हो गया, या इवन हमें जो अपनी फार्मिंग करनी चाहिए वहां पर हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस चीज के अंदर हमें कोई भी दिक्कत फेस ना हो। तो ये सब चीजें भी हमें बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। नॉर्मली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो इतने स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है, बट फिर भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी हम इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर देखो ऐसे क्वेश्चंस का आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं भी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ एक पॉइंटर्स यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। क्या पूछा गया है यहाँ पे? यहां पूछा गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आप जो इफेक्टिवनेस है उसको कंपेयर कीजिए विद ट्रेडिशनल मेथड्स। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूं यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो ब्लॉकचेन के बारे में। इवन इकोनॉमी के अंदर मैंने भी आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया हुआ ब्लॉकचेन के बारे में। होता क्या है, ब्लॉकचेन आपकी डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर जो डेटा होता है ना वो अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर होता है एंड ये सारे एक दूसरे के साथ आपस में लिंक्ड होते हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ बेसिकली ब्लॉक ऑफ डेटा विच आर लिंक्ड विद ईच अदर, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है ब्लॉकचेन। अब होता क्या है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सेफ एंड बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको यहां पर किसी ब्लॉक के अंदर बदलाव करना है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो वहां पर चेंज करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन के फायदे तो बहुत सारे हैं, है ना? फायदे तो बहुत सारे हैं। तो एक तरह की ना ये आपकी डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बेस्ड है, प्लस इसमें चेंज करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको इम्यूटेबल चेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल चेंज, क्योंकि इसको चेन है एक तरह की जिसमें चेंज करना अपने आप में मुश्किल है, उसी को बोलते हैं इम्यूटेबल चेन विदाउट अ सेंट्रल कंट्रोल। कोई सेंट्रल अथॉरिटी यहां पे इसको रेगुलेट नहीं करती, ठीक है? डिसेंट्रलाइज है ना। तो ये तो आपकी इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगी। पर इसने हमसे पूछा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है और कैसे वो ट्रेडिशनल मेथड से बेहतर है। 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो कुछ एक पॉइंटर्स हम डेफिनेटली यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सोचो, अब जब मैंने आपको बोला कि ब्लॉकचेन का पर्पस क्या है, कैसे इसको आप यूज करते हो, ये एक बेसिक आइडिया था। तो अब आप लोग सप्लाई चेन के बारे में जानते होंगे। सप्लाई चेन क्या होती है? देखो एक्चुअल में ना कोई भी प्रोडक्ट जब तक वो अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, तो बीच में सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो सप्लाई चेन कहलाता है। क्या एग्जांपल सर? जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, आपका ये सारे कंपोनेंट्स, आपके लॉजिस्टिक्स हो गया,
ये सारा पार्ट जो होता है वो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब मुझे बताओ कैसे ब्लॉकचेन इन सभी प्रोसेसेस के अंदर मदद कर सकता है, बताओ, सोच के बताओ। देखो मुझे एक चीज बताओ, कई बार ना रिकॉर्ड्स को मैनेज करना होता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर स्पेसिफिक तो पूछा नहीं हुआ, बट लेट्स से अगर एग्रीकल्चर है भी, तो एग्रीकल्चर में भी तो बहुत सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो सकता है। चाहे वो रिकॉर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में मेंटेन करना हो कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कौन सा सामान कहाँ पे भेजा गया है, तो हम नहीं चाहते उस रिकॉर्ड के साथ कोई गड़बड़ हो, तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है क्योंकि सारा डेटा अच्छे से अवेलेबल होता है, वो इम्यूटेबल चेन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये फायदा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी हो गया, ट्रेसेबिलिटी हो गया, ये बढ़ जाती है। और क्योंकि मैंने बोल दिया कि इसमें बदलाव करना पॉसिबल ही नहीं है, तो एक तरह से आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल ये देखो, यहां पर मेंशन किया हुआ है काउंटरफीट ड्रग्स के बारे में। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो गलत आपको या खराब मेडिसिन या फेक मेडिसिन बेचने की कोशिश करे, पर क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल है ही नहीं, है ना, हर ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्डेड है, हर ट्रांजैक्शन आपकी वेरीफाइड है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया या कोई भी सेक्टर जिसमें कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ इंसान करने की कोशिश कर रहा है, वो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो डेटाबेस है वो इस तरह से बेस्ड है जहां पे हैकिंग होती ही नहीं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हैकिंग बहुत आराम से हो जाती थी, ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को ऊपर नीचे करना अपने आप में पॉसिबल था, बट यहां पर तो पॉसिबल नहीं ना है। ठीक है, ये एस्पेक्ट भी हमारे क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करूं कॉस्ट एफिशिएंसी, पहले मुझे बताओ जब पहले डेटा बुक को मेंटेन करना था तो क्या होता था, इस तरह के ना कागज बनाए जाते थे, या कॉपी होती है, आप लोग भी उसमें देखते हो, इतना बिक गया, इतना ये हो गया, इतना ये सब चीजें होंगी, फिर इस तरह से आप हर किसी का जोड़ घटाव करते हो, राइट। तो उससे दिक्कत क्या आती है, उससे दिक्कत क्या आती है कि कल को कोई चीज आपको सर्च करनी हो, कोई उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो, कोई फर्दर आपको आउटपुट निकालना हो, वो बहुत मुश्किल होता है, नॉट इन केस ऑफ ब्लॉकचेन। प्लस इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी फायदा जो हमें देखने को मिलता है कि यहां पे ना रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको इन्वेंट्री मैनेज करना और इन्वेंट्री हैंडल करना वो पॉसिबल हो जाता है, राइट। रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको अपना डेटा पता लगता रहता है, किसी भी प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डेटा कहां पर है, क्या क्या चीजें हैं, राइट। इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड से वहां पर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ही तो है। स्पीड एंड एफिशिएंसी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि किस तरह से हमें मदद करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपके जो इनएफिशिएंसीज हैं या डिलेज हैं वो कम हो जाते हैं, इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों ने कोविड-19 पैंडेमिक हम सबने फेस किया है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो वैक्सीन का मेंटेन करने किया गया था कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, तो उसमें भी दरअसल में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ था। तो वहां पर भी वो एग्जांपल भी आप अपने आंसर्स के अंदर मेंशन कर सकते हो किस तरह से वो चीज को यहाँ पे मेंटेन किया गया। तो ये सब फायदे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब कैसे इसको यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे करा जाए, एक छोटे स्केल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाए, फिर अकॉर्डिंगली बड़े लेवल के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करी जा सकती हैं, ताकि एक तरह से ना हम देखें कि कैसे कैसे करें। ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मेजर पार्ट हमने जो डिस्कस करना था इफेक्टिवनेस कितनी है या कैसे क्या इफेक्टिवनेस है विद रिगार्ड्स टू आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वो मेजर पार्ट था, वो हमने आंसर कर लिया। बाकी आप एडिशनल बातें कर सकते हो कि जैसे इंडिया के टी बोर्ड ने यहाँ पे जिस एग्जांपल्स की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेजर कंपोनेंट आपके आंसर का वही होना चाहिए था जहां पर हमने इफेक्टिवनेस की बात करी। बाकी लोगों को ट्रेन करेंगे, ब्लॉकचेन का अडॉप्शन हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो ये सब एस्पेक्ट्स हमारे यहाँ पर मदद कर सकते हैं ब्लॉकचेन को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने के अंदर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विद रिगार्ड्स टू enumerate the government initiatives aimed at promoting animal husbandry in India and discuss their effectiveness। अब देखो इसमें कीवर्ड क्या है, enumerate। जब भी कीवर्ड आपका enumerate आता है, इसका मीनिंग यही होता है कि आपको लिस्ट बना के दे देनी है कि ये इनिशिएटिव्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए काम करते हैं, प्लस और क्या करना है, कितने इफेक्टिव हैं या नहीं है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। देखो यहां पर ना ये क्वेश्चन टफ पता क्यों है, आई अंडरस्टैंड आप इनिशिएटिव्स बता दोगे,
हम सब ने पढ़े होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इफेक्टिवनेस कितनी है उन चीजों की, वहां पर बहुत ही स्पेसिफिक डेटा होना हर बंदे के पास पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ एक डेटा आप जरूर बता सकते हो, कुछ एक एग्जांपल्स आप जरूर दे सकते हो, पर हर डेटा यहां पे याद रख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमारे पास डेटा होगा हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की यूज करेंगे, है ना। कई बार मुश्किल सवाल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना इंश्योर करना है कि हम एक अच्छा आंसर लिख दें। बहुत अच्छा आंसर ना लिख पाए, बट एक ठीक ठाक अच्छा आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेटली। पहली बात देखो, एनिमल हस्बेंड्री हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो हमें इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए था। जब दोस्तों हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो थोड़ा सा हम डेटा तो यहाँ पे प्रिपेयर करके जा ही सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, वो हमारी जो रूरल कम्युनिटी है, तो 2/3 ऑफ हमारा जो रूरल कम्युनिटी है ना, उसको यहां पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो पिछले 5 साल के अंदर जो इसकी CAGR है, CAGR का अर्थ होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपको 8% से ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा और डेटा शेयर करूं, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि GVA के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 5% से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। एंड एग्रीकल्चर GDP में 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको लाइफ स्टॉक से ही देखने को मिलता है, राइट। एंड अगर हम दुनिया भर की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लाइफ स्टॉक वाली कंट्री है वो और कोई नहीं, वो भारत ही है। अगर इनमें से सारे डेटा ना भी अवेलेबल हो, कुछ एक डेटा के बेसिस के ऊपर आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो जो कि एम्फेसाइज ये कर देगी कि एनिमल हस्बेंड्री की हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस है विदाउट अ डाउट। अब इसके बाद हमें अपनी बॉडी की तरफ मूव करना होगा, जहां पहले एस्पेक्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमें देखने को मिलते हैं। अब याद करो क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोग अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाओगे ना, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जरूर आएंगे। जैसे आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। हमारे जो लाइफ स्टॉक में बीमारियां होती हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, उनके लिए हम यहाँ पे वैक्सीनेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ई गोपाला अवार्ड्स हम यहाँ पे लेकर आते हैं। आप लोगों ने गोवर्धन स्कीम के बारे में सुना होगा, जहां पर बात कर जाती है आपकी बायोगैस और बाकी चीजों की, राइट। इसके अलावा आपका एक बहुत ही फेमस जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपकी इंडिजिनियस ब्रीड्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। ये 4-5 पॉइंटर्स तो ऐसे हैं जो आपको पक्का मिस नहीं करने, ये बार बार न्यूज में आते भी रहते हैं। इवन जैसे हमारे आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उसी तरह से आपको पशुओं के भी पशु कार्ड हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर, उनके करंट स्टेटस क्या है उनके बारे में जानकारी रखने के अंदर हमारी मदद करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 6-7 पॉइंटर्स तो आपके ऐसे फटाफट निकल आएंगे अगर आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे। क्योंकि होता पता क्या है, ये सब मुद्दे, ये सब स्कीम्स, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये बार बार न्यूज में आते रहते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग करंट अफेयर्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स को मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात कर सकते हो, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हमारा है, डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस हो गया, उन सब की बात कर सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो आपकी फुट एंड माउथ डिजीज हो गया या ब्रुशेला हो गया, उन सबको प्रोटेक्ट करने की कॉरस्पॉन्डिंग हम इनका वैक्सीनेशन करवाते हैं अंडर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और भी यहाँ पे आपने जितने ज्यादा लिख सकते हो उतनी अच्छी बात होगी, पर ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, राइट। आप यहाँ पर ना इसमें नकुल स्वास्थ्य पत्र भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, उसी तरह से इनकी यहाँ पे हेल्थ आईडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने आपको जो बताया ई गोपाला अवार्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ हमें कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो कहा गोवर्धन स्कीम के बारे में, वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आप इनको 8-9 पॉइंट हो चुके हैं हमने, जो भी 5-6 पॉइंट आपको ठीक लगते हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर बात आएगी इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी आप कुछ एक एग्जांपल सोच सकते हो। जैसे आपने इतना पता है कि हाँ, जैसे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है,
तो उसके माध्यम से आप कुछ मेंशन कर सकते हो, कुछ एग्जांपल दी जा सकती हैं। कुछ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बताना हो कि हाँ कुछ जगह इफेक्टिव नहीं भी हुआ, वहां पर आप जैसे लंपी स्किन डिजीज की आप बात कर सकते हो। करंट अफेयर से याद करते हो कि हाँ राजस्थान के अंदर काफी सारे यहाँ पे हमें लाइव स्टॉक की डेथ होती हुई देखने को मिली थी, लाइव स्टॉक की हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, काफी सारी जगह के ऊपर फुट एंड माउथ डिजीज जो थी वो कम हो चुकी है, जैसे कर्नाटका वगैरह के अंदर। तो ये सब कुछ एक एग्जांपल्स ही दे सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने मदद करी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने 2/3 आपको बताया कि 2/3 रूरल कम्युनिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर निर्भर है। तो ये सब आपके कुछ एक एग्जाम्पल्स अगर आपके आएंगे ना तो वो अच्छी बात होगी। ज्यादातर आपको यहाँ पे पॉजिटिव एग्जांपल्स लिखने हैं, पर कुछ एक एग्जांपल जैसे मैं आपको लंपी स्किन डिजीज की बात करी तो वो आपके नेगेटिव एग्जांपल्स में भी आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करो, ये भी हमारी सरकार की तरफ से संस्था है। जैसे आपने ऑपरेशन फ्लड सुना होगा, दूध की प्रोडक्शन हमने यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश करी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव इंपैक्ट के अंदर आप डाल सकते हो कि डेयरी मार्केट के अंदर ये कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हो। इन दी एंड जैसे मैंने आपको मिक्स फार्मिंग का एक एग्जांपल दिया जा सकता है कमेंट्स के अंदर, एज इन अपने कंक्लूजन के अंदर, वहां से आप एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया था कि कैसे रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ सकती है, तो वो सब आप लिखते हुए इसको अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आंसर करने के लिए, पर फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेटली आप अच्छे से आंसर कर पाओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है एक्सप्लेन या एलिसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन इंडियाज इरिगेशन स्ट्रेटेजी, प्लस हाउ डज दिस अप्रोच हेल्प इन मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेस। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ना आपको ये जो कंजंक्टिव यूज की जो बात कर रहा है इसी को आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि आखिर ये मुद्दा क्या है। राइट दोस्तों, जब मैं बात करता हूं ना कंजंक्टिव यूज की, कंजंक्टिव यूज होता है कि साथ में देखा जाए। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना जैसे आपके सरफेस वाटर की और आपके ग्राउंड वाटर की, तो हम ना इनको अलग अलग तरह से ना कंसिडर करके बल्कि एक सिंगल रिसोर्स की तरह अगर हम इनको कंसिडर करेंगे, इसी चीज को बोला जाता है कंजंक्टिव यूज। यानी कि इन सब चीजों का जब सरफेस और ग्राउंड वाटर का कोऑर्डिनेटेड एंड आपका प्लान्ड मैनर के अंदर इनका जब यूज होता है ना, तो उसी को हम यहां पे कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर बोल सकते हैं। दरअसल में आप लोगों ने एक कमेटी के बारे में सुना होगा, मिहिर शाह कमेटी के बारे में। दरअसल में मिहिर शाह जो कमेटी थी वो डैम्स और इन सब चीजों के रिगार्डिंग ज्यादा थी, बट साथ ही साथ उन्होंने ये बात बोली भी थी इस चीज के अंदर कि हमें ये जो कंजंक्टिव यूज होना चाहिए इसकी तरफ हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ताकि जो रिसोर्स प्लानिंग हो वो पार्टिसिपेटरी माध्यम से हो, एंड अकॉर्डिंगली अगर हम इनका साथ से मिलकर यूटिलाइज करेंगे ना तो अच्छे से प्लान वे में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट था तो स्टार्टिंग में आप इसको डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर पाओगे। फिर आगे जो बात करता है कि इसके माध्यम से कैसे आप कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, वो यहाँ पे डिस्कस करना था। अब देखो जब मैं एग्रीकल्चर की आपको समस्याएं थोड़ी डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको वाटर के रिगार्डिंग भी कुछ एक इश्यूज आपको बताए थे। राइट, उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। जैसे अगर मान लो आप ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को अगर आप साथ में लेके चलते हो तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ना आप फोकस मैनर के अंदर सोच पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपके पंजाब और हरियाणा का, तो आप जानते होंगे ना कि पंजाब हरियाणा बेल्ट के अंदर क्या होता है, सरफेस वाटर जो होता है आपका कैनाल का सिस्टम हमने डिस्कस किया, उसको आप ग्राउंड वाटर के साथ सप्लीमेंट करोगे तो होता क्या है, कुछ ऐसा टाइम होगा जब बारिश ज्यादा होती है, कुछ ऐसा टाइम होता है जब पानी कम होता है, तो दोनों का मिला के बैलेंस यूज जब आप करते हो तो अकॉर्डिंगली आपके पास यही एग्जांपल आ जाता है कंजंक्टिव इसका। ठीक है, प्लस क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। कई कई जगह के ऊपर आपको अलग अलग तरह के डैम्स देखने को मिलते हैं, वो डैम्स का पानी आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो सरफेस और ग्राउंड वाटर का मिक्सचर। इसके अलावा आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। आपको एक्सपोर्ट के लिए अगर आप चीजें चाहिए, थ्रू आउट द ईयर पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो दोनों अगर आपने साथ में मिलकर यूज किया होगा ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी ही आएगी। राइट, और कुछ एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, क्रॉप सिक्योरिटी हमने डिस्कस कर लिया। क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें कि जैसे आजकल के समय के ऊपर आपको ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं, राइट, तो वहां पर आपके लिए जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जैसे मानसून हो गया उसको अगर साथ में लेके चलोगे
तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्चुअल में पता क्या है, अगर आप लोग नोटिस करोगे कि जो अब्रप्ट वेदर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, कई बार बारिश बहुत ज्यादा होगी, कई बार बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है, इस वल्नरेबिलिटी को कम करना या खत्म करने का तरीका क्या है? कंजंक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अंडरस्टूड? कल को हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए, पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंक्लूजन में इसको यूज किया जा सकता है, कहीं सजेशन में यूज किया जा सकता है, किसी वे फॉरवर्ड के अंदर यूज किया जा सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज को आंसर कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज डेफिनेटली सपोर्ट हो पाएंगी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो बात थी आपकी कि कैसे वाटर रिसोर्सेज को ये मैनेज कर पाएगा, तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, ठीक है। तो वही पॉइंट्स हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको कंजंक्टिव वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए था। अगर नहीं भी पता, कई बार हिंदी में हम आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, एज इन क्वेश्चन मेंशन होता है हिंदी के अंदर, वहां से आप एक आइडिया ले सकते हो एंड उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, इरिगेशन के ऊपर ना नॉर्मली एक सवाल आता ही आता है, माइक्रो इरिगेशन पर में पूछ लेगा, फ्लड इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस पूछ लेता है, तो आपको ना थोड़ा बहुत डेटा इसके रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए कि कैसे क्या इश्यूज आ रहे हैं आज के समय के ऊपर, ठीक है। चाहे आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, इनके क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है इनके माध्यम से हमें इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है, तो ये सब एस्पेक्ट आप इसमें कवर कर सकते हो, राइट। एंड अकॉर्डिंगली इसको आप एंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आ जाता है विद रिगार्ड्स टू लैंड रिफॉर्म्स। कह रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन एसेंशियल फॉर अचीविंग एग्रेरियन जस्टिस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द मेजर स्टेट्स। देखो, आप लोग एक एग्जांपल समझो, मैंने जब आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में एक चीज एक्सप्लेन करी कि कैसे लैंड हमें आज के समय एक मेजर कंसर्न है, देखा था आप लोगों ने, जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 86% जो किसान है वो अपने आप में क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वो छोटे किसान हैं, उनकी जमीन आपको 2 हेक्टेयर से भी कम देखने को मिल जाएगी, राइट। और एवरेज लैंड होल्डिंग साइज हमारा कम होता जा रहा है, 1.08 हेक्टेयर। अब जब इतनी छोटी सी जमीन होगी, सिर्फ इतनी सी 1.08 हेक्टेयर एवरेज, तो यहां पे दिक्कतें इसी वजह से इमर्ज हो जाती हैं। ना यहाँ पे ट्रैक्टर चल पाएगा, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाओगे, तो बहुत सारे कंसर्न इसकी वजह से यहाँ पे हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से 1960s के अंदर हमें देखने को मिलता है, 50s 60s के अंदर हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। वो कितने सक्सेसफुल थे वो एक डेफिनेटली डिबेटेबल मुद्दा है, पर यहां पर लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से किया क्या गया? लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से आपके जो इंटरमीडिएट्स थे, जो बिचौलिए थे, उनको अबॉलिश किया गया, राइट। कोशिश हमारी ये थी कि किस तरह से लैंड, जो जमीन है, वो हम लैंडलेस को यहां पे प्रोवाइड करें, लैंड टू द लैंडलेस। इसके साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं तो यहां पे बात हुई कि किस तरह से हम चाहते थे कोऑपरेटिव फार्मिंग, राइट, के साथ में मिलकर करी जा पाए। यस, तो वो एक एंगल आपका लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। लैंड सीलिंग की यहां पे बात करी गई कि मैक्सिमम कितनी लैंड रखी जा सकती है, ठीक है। जो टेनेंसी होता है, टेनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो टेनेंसी रिफॉर्म्स यहां पे लाए गए। एंड इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन हमें यहां पे देखने को मिला। अगर ये आपको 5 पॉइंट्स पता है ना, आप इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देख पाओगे कि किस तरह से असेंशियल है या नहीं है, एंड क्या रीजंस रहे, एंड कैसे आप उनकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे अगर आप एक बार नोटिस करो, जैसे अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें, यहां पर ना जो खेती है, वहां पर किसानों की जो जमीन है थोड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जो था ना, वो यहाँ पर बढ़िया ढंग से हो पाया। वेस्ट बंगाल के अंदर हम बात करें, वहां पर ऑपरेशन बर्गा चला, वहां पर लैंड रिफॉर्म हमें सक्सेसफुल देखने को मिले। केरला के कुछ एरियाज के अंदर हमें यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स कुछ हद तक सक्सेसफुल देखने को मिले। पर बाकी जगह के ऊपर जहां पर पॉलिटिकल विल नहीं थी, जहां पर एक नेक्सस था ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस के बीच में, रिच लैंडलॉर्ड्स के बीच में, जहां पर कुछ एक्सेप्शंस या कुछ वेग वर्ड्स का बहुत
मैसिव लेवल पे गलत इस्तेमाल किया गया, उस वजह से कई एरियाज के अंदर लैंडलेस को लैंड मिल ही नहीं पाई एंड लैंड सीलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें देखने को मिलता है कि लैंड रिफॉर्म्स उतने हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर अगर मैं बात करूं लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर इसके माध्यम से डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो चलो पॉइंटर्स ही हैं, यहाँ पर इन सभी चीजों के माध्यम से हमने कोशिश ये करी कि कैसे एग्रेरियन जस्टिस मिल जाए, लैंड टू द लैंडलॉस की बात करी गई। जो हमारे टेनेंट्स थे उनको यहाँ पे कैसे हम बेटर कर सकते हैं, लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन करके हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया। अभी अगर मैं बात करूं कैसे इसकी इफेक्टिवनेस की हम इनहेंस कर सकते हैं, तो देखो पहला जो मुद्दा आता है ना वो लैंड रिकॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। आज के समय में अगर हम बात करेंगे ना, तो जमीन तो चलो कुछ हद तक मिली है, बहुत ज्यादा नहीं मिली, हालांकि कुछ हद तक तो मिली है, पर बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट चलते हैं। उसीलिए हमने क्या रन किया है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को हम मॉडर्नाइज कर पाए, उनके अंदर जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं हम उनको खत्म कर पाए, एंड जो भी आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो पाए। अदरवाइज क्या होता है, लैंड डिस्प्यूट्स बहुत लंबे चले जाते हैं, जिस वजह से ना वहां पे कोई इन्वेस्ट करता है, ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एंड अकॉर्डिंगली उसका पूरे लैंड प्रोडक्टिविटी पे पूरा नेगेटिव इंपैक्ट ही आता है। तो ये एक एस्पेक्ट हमारा हो जाएगा कि कैसे हम लैंड रिफॉर्म्स को, या जो इफेक्टिवनेस है लैंड रिफॉर्म्स की, उसको हम बढ़ा सकते हैं, राइट। और क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे जो लैंड सीलिंग था उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना, पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको 5 बताए, उन्हीं का अच्छा इंप्लीमेंटेशन हमें चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग को, जैसे आपका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ना यहाँ पे कर्नाटका की बात करी है, यहाँ पे गुजरात के आप डेयरी कोऑपरेटिव्स की बात कर सकते हो, तो बहुत सक्सेसफुल रहे, जैसे अमूल की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, राइट। तो वो एक सक्सेसफुल आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो इन एग्जाम्पल्स का आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल कॉर्पोरेशन बर्गर की आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया, टेनेंसी वाला हो गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करो। तो अगर आपको 5 पॉइंट क्लियर होंगे ना, कि आप अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स हो गया, राइट, लैंड टू द लैंडलेस, लैंड सीलिंग एक्ट्स को अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होना, आपके कोऑपरेटिव एंड आपके कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स होना, अगर इन एस्पेक्ट से आप सोच पा रहे हो ना, तो आप इनकी एप्लीकेशन को, इनके मैकेनिज्म को, इनकी इंप्लीमेंटेशन को अच्छे से लिख पाते हो। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, आप लोग ना डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के बारे में जानते होंगे, राइट। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये भी कहा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने एक बात बोली थी कि लैंड रिफॉर्म्स ना क्या है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या बोला था इन्होंने, लैंड रिफॉर्म्स आर द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी। तो डेफिनेटली अगर ये सब चीजें होंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी यील्ड, ये सब चीजें यहाँ पे बढ़ सकती हैं। क्लियर, ये अच्छा सा आप इसको कंक्लूड भी यहाँ पे कर सकते हो। इवन देखो जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे ना, तो एक तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपको मिहिर शाह कमेटी का एक्सप्लेन किया, उसके अलावा आपके जो अशोक दलवई कमेटी, उसका जिक्र किया जा सकता है, एंड प्लस यहाँ पर जो आपके, मैंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की बात करी ना, इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बना था, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। इन कमेटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि देखो अगर मैं अशोक दलवाई कमेटी जी की बात करूं, तो इनकी मेजर रिकमेंडेशन कुछ इस तरह से थी कि जैसे हमारी किसानी के लिए कोशिश थी कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम की हम बात करते थे, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बनाया गया था। तो इन्होंने लगभग हर चीज़ की बात करी है, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग की बात कर लो, या आप बात कर लो किस तरह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी गई थी, क्रॉप के रिगार्डिंग जो वाटर है, तो हमारी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है काफ़ी हद तक चीज़ों को। उसी तरह से डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, आपने
रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बात करी थी, इरिगेशन के रिगार्डिंग बात करी थी, पर खासकर उन्होंने बात करी थी एमएसपी की कि 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। फिर सरकार ने लगभग उसको भी इंप्लीमेंट किया, हालांकि थोड़ा सा बदलाव है। तो ये सब चीज़ों का आप यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा लैंड रिफॉर्म्स के संबंध में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमसे जो सवाल पूछा हुआ है वो है विद रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के को क्रिटिकली असेस करने के रिगार्डिंग। देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ना दरअसल में हम लोग सनराइज सेक्टर के नाम से जानते हैं, या एक सनराइज सेक्टर कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये सेक्टर अपने आप में बहुत छोटा है, पर फ्यूचर में इसका जो पोटेंशियल है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो ना कि कैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आजकल बहुत समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, पर अगर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग हमें कनेक्ट कर दें इनको, तो एग्रीकल्चर में जो एक्सेसिव लेबर है जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे इस चीज के अंदर। प्लस किसानों को भी अश्योरेंस होगी कि उनके सामान को कोई खरीदेगा ही खरीदेगा। फूड प्रोसेसिंग में एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगी और एग्रीकल्चर भी हमारा ज्यादा आउटपुट लेकर आ पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? जैसे आपके एग्जांपल देख लो, जैसे आपके जूस की बात कर लो, अगर आपके फ्रूट जूस बना रहा है तो डेफिनेटली अगर ऑरेंज जूस आपकी एक फैक्ट्री बना रही है तो उसको ऑरेंज चाहिए होगा, तो किसान को भी मदद हुई, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को भी मदद हुई। यहाँ पर आपके जैम बनाना है, बटर बनाना है, इस तरह की जो सारी चीजें हैं इनके इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं? अपनी खेती से तो आ रहे हैं, राइट? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है। इसीलिए सरकार ने इसको सनराइज सेक्टर भी बोला है। अब इसके अंदर ही ना हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें स्कीम देखने मिलती है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ही है। दरअसल में जो स्कीम थी ना, यहाँ पर ये 2016 में लाई गई थी। 2016 से लेकर 2020 तक इसको सोचा गया था। इसको लगभग 6000 करोड़ का यहाँ पे बजट एलोकेट हुआ था इन सालों के लिए। अब ये जो स्कीम है इसको यहाँ पे हमने 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है और 4600 करोड़ का तब तक के लिए हमने इसको बजट इसके लिए आवंटित किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कुछ डेटास हैं तो अच्छी सी एक इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे बहुत बढ़िया सी यहाँ पे आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है, ये बात तो आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे इसका आता है कि क्या 2016 से 17 जो भी है, ठीक है, 16 17, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो इसके आप लोग फायदे बना सकते हो कि किस तरह से इसका फायदा हुआ एंड क्या इसकी शॉर्ट कमिंग्स रही एंड लास्ट में उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, क्योंकि ये पीएम किसान संपदा अपने आप में एक बड़ी स्कीम, इसके अंतर्गत एक तो आपके मेगा फूड पार्क एस्टेब्लिश किए गए, आपका कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, राइट? तो होता क्या है ना इन सब चीजों के अंदर, जैसे मान लो एक किसान है तो किसान अपना जो भी सामान होगा वो यहाँ पर कलेक्शन सेंटर्स तक लेके आएगा। कलेक्शन सेंटर पे सामान आ गया, फिर उनके आगे जाके सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वो सब चीजें होंगी एंड फिर जाके उनके डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वैरायटी, टाइप ऑफ क्वालिटी, उनकी यहाँ पे प्रोसेसिंग करी जाएगी। एक बार प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग होगी, फिर अकॉर्डिंगली उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है या फिर जो भी आउटपुट है वो मार्केट के साथ, आपके सुपर मार्केट्स के अंदर उनके साथ यहाँ पे टाई अप करने के माध्यम से वो चीज करी जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके माध्यम से हम अपना फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारी जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं इसको स्ट्रेंथन करने के अंदर आपके पीएम किसान संपदा ने यहाँ पे मदद करी है। आपके ये जो मेगा फूड पार्क्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि मैसिव लेवल के ऊपर चीजें करेंगे ना तो अपने आप में क्या होगा, यहां पर साथ ही साथ क्या आ पाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ पाएगा। जब किसी पर्टिकुलर चीज को हम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको बोलते हैं, जब किसी चीज को बहुत बड़े लेवल पे करा जाए तो पर यूनिट जो कॉस्ट आती है वो अपने आप में वहां पे कम होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो ये फायदा हो गया। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एक्चुअल में अगर आप नीति आयोग की एक रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो नीति आयोग की हमें एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग हर साल 92,000 करोड़ रुपीस इतना लॉस हो जाता है इन पोस्ट हार्वेस्ट। साल के लॉस है एनुअल। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है अच्छा स्टोरेज ना होना, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ना होना, अच्छी मार्केटिंग ना होना। तो उसी चीज को कम करने के लिए हमने यहाँ पर पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत हमने इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप नोटिस कर पाओगे। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के माध्यम से आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो रही है तो उससे कॉस्ट कम होती है एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, फिर आगे हम उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे उन प्रोडक्ट्स को। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एमएसएमईज को यहाँ पे बेनिफिट्स हैं,
एंड साथ साथ ऑपरेशन ग्रीन्स, जहां पर हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, पहले तो यहाँ पे टोमेटो, अनियंस और पोटैटोस की बात होती थी टॉप प्रोडक्ट्स की, फिर बाद में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया टॉप से टोटल। अब बहुत सारी क्रॉप्स इसमें इंक्लूडेड हैं ताकि इनके प्राइस जो हों वो स्टेबलाइज हों। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, ये आपके इसी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम से, आपके पीएम किसान संपदा स्कीम से लगभग 5.5 लाख रोजगार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरेट करने का बाय 2025-26। तो ये सारी तो वो चीजें हैं जो किसान संपदा योजना के हमें बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, इसका रोल देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पर क्रिटिकली है, तो क्रिटिकली के अंदर हम दोनों एस्पेक्ट बताएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव भी बताएंगे, बट क्या क्या इश्यूज हैं हमें वो भी यहाँ पे डिस्कस करने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ शॉर्ट कमिंग्स की, तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, जो फूड प्रोसेसिंग वाली चीजें हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ स्टेट्स के अंदर बढ़िया रहा है, पर कुछ स्टेट्स के अंदर या कुछ रीजन्स के अंदर थोड़ा सा खराब रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं, बिहार की बात करूं, उन स्टेट्स के अंदर यहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन काफी कमजोर रहा है, ठीक है। और जितना हमें डेवलप करना था बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, उतना हम नहीं डेवलप कर पाए। और इसका जो बेनिफिट मिल रहा है ना दरअसल में आपके फूड प्रोसेसिंग का, सोचा तो हमने ये था कि एक तरह से इसका जो बेनिफिट मिलेगा हमारे छोटे किसानों को मिलेगा, पर दरअसल में जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपके बड़े किसानों को मिल रहा है, जिनके पास बहुत लंबी बड़ी बड़ी जमीन है। और भारत में जब हम बात कर रहे हैं कि 86% किसान तो 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, तो उनके साथ लिंकेज ही नहीं है इस चीज का, या बहुत कम लिंकेज है। तो 86% फार्मर्स को बहुत ही कम बेनिफिट है इस चीज का, बड़े बड़े किसानों को ज्यादा है। तो फिर क्या फायदा हुआ आपके पीएम किसान संपदा का, राइट। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, कई बार ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी रहते हैं। एंड हमने ये सोचा था कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें खूब पार्टिसिपेट करेगा, पर प्राइवेट सेक्टर की अगर हम पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखें तो अपने आप में हमें बहुत कम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स थे, और इन्हीं कंसर्न्स के माध्यम से हम अपने मेजर्स बता सकते हैं हमें आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखो वैसे तो ना सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, सरकार ने 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से यहां पर अलाउ कर दी है इस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है उसके अंदर भी फूड प्रोसेसिंग को इंक्लूड किया गया है। तो डेफिनेटली आरबीआई ने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पर अगर हम बात करें और क्या किया जा सकता है, तो उसके अंदर पहली बात तो देखो किसानों में अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी इन चीज़ों के रिगार्डिंग, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। अवेयरनेस के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हमें यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। हम जो फंड की बात करते हैं एफआईडीएफ की, वो यहाँ पे जैसे आपका फिशरी सेक्टर के अंदर होता है वैसा ही फंड हम यहाँ पे उसको यूटिलाइज करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ बैकवर्ड स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम इस तरह से डेवलप हुआ है, तो वहां पर हमें स्पेशल फोकस देना पड़ेगा ताकि वो किसानों को भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो अगर ये कुछ 4-5 हम मेजर्स लेंगे तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की हम बात करते हैं ना, वाकई में वो सनराइज सेक्टर की तरह आगे आने वाले टाइम में एक मैसिव लेवल पे बूम कर सकता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 7 टॉक्स अबाउट एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग precision farming in India. What are the key challenges in its adoption and how can they be overcome? देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहली बात तो आपको ना प्रिसीजन फार्मिंग की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। पर अगर मान लो नहीं भी पता तो आप लोग इस वर्ड यानी कि प्रिसीजन वर्ड से थोड़ा सा समझ सकते हो। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब प्रिसाइज, वहीं से वर्ड आया है। अगर आप सही मात्रा में सही समय के ऊपर न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, बाकी और जो भी इनपुट्स हैं उनको अपनी मिट्टी को देते हो ना, उसी चीज को बोला जाता है प्रिसीजन फार्मिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मान लो लेट्स से जितना रिक्वायरमेंट है आपकी मिट्टी को, अगर आप उतना ही इनपुट्स आप दोगे प्रॉपर मात्रा में सही समय के ऊपर, तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट बढ़ेगा। पर यहां पर ऐसे कैसे पता लगेगा कि क्या चीज डालनी है क्या चीज नहीं डालनी? इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स या बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सॉइल सैंपलिंग का इस्तेमाल हो जाता है। किस चीज के लिए? आपके पीएच वगैरह को देखने के लिए कि सॉइल का पीएच कितना है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितनी मात्रा में है, या और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात कर लें, यहां पर रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट।
इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बता दिया, इवन मार्केटिंग के लिए भी आप एआई और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ना आपके ड्रोन्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोशिश यही होती है कि आईसीटी हो गया, जियो स्पेशियल नॉलेज हो गया, आपके रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, इन सब के इस्तेमाल आप करो ताकि आपकी जो यील्ड है वो मैक्सिमाइज हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सब चीजें आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आ सकती हैं कि किस तरह से प्रिसीजन फार्मिंग हमें यहाँ पे होती है। अब आगे क्या क्वेश्चंस के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है प्रिसीजन फार्मिंग को, इसका पोटेंशियल कितना है, एंड क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसके ऑप्शन में, एंड कैसे इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, वही चीजों को आप आगे थोड़ा और एड ऑन कर सकते हो। किस तरह से सर? जैसे आप लोग गवर्नेंस पढ़ते हो, गवर्नेंस में आपने ई गवर्नेंस पढ़ा होगा, वहां से भी आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो। जैसे ई गवर्नेंस से होता क्या है, मान लो मुझे कोई फैसला लेना है, तो फैसला लेने के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। डेटा सही होगा, मैं अच्छे से फैसला ले पाऊंगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस चीज को बोला जाता है आपके एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, राइट। हमारे पास डेटा होगा, उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है कौन सा नहीं डालना। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा रियल टाइम बेसिस के ऊपर हम चीज़ों को मॉनिटर कर पाएंगे, क्रॉप्स को मॉनिटर कर पाएंगे, डेटा ड्रिवन, डेटा के हिसाब से हम चीज़ों का फैसला ले पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें केवी केस की, ये भी हम डिस्कस करेंगे कभी, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये प्रॉपर डेटा बताते रहते हैं कि क्या क्रॉप आपको चूज करनी चाहिए, किससे आपको ज़्यादा मददगार होगा। प्लस एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर्स में, ठीक है ना, अभी हम वाटर की बात कर रहे थे कंजंक्टिव यूज की, उसके अंदर हमारे लिए मदद कर देगा, ठीक है ना, कितना पानी चाहिए होगा। यहाँ पे जैसे आप आईओटी सेंसर्स की आप बात कर सकते हो, आईओटी के माध्यम से, इवन आईओटी सेंसर्स का जो यूज होता है ना आजकल एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी होता है, उसके माध्यम से हमें पता लग जाता है कि हमारे जो पशु हैं उनको किस तरह की समस्याएं फेस हो रही हैं, कहीं कोई डिजीज तो नहीं उनको लगी, अगर उसको ट्रीट करना है तो कैसे किया जा सकता है। इसका डेटा पहले ही मिल जाएगा ना आईओटी वगैरह के माध्यम से, तो हम उनको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ना जो भी आप लोग अपनी साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी का देख रहे हो, हालांकि वो उतना ई टेक्नोलॉजी के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी तो ठीक है पर ई टेक्नोलॉजी का भी आपको दिखाना पड़ेगा। मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आप बता सकते हो कि जैसे ई नैम की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, तो वहां पर डेफिनेटली हमें मदद करता है। तो ये सब एग्जांपल्स के साथ आप लिखोगे ना तब अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं की चैलेंजेस की बात करें कि क्या चैलेंज आता है। देखो ये क्वेश्चन भी आप गवर्नेंस वाले टॉपिक से पढ़ सकते हो। मुझे एक बात बताओ, गवर्नेंस में क्या क्या दिक्कतें आती है ई गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के अंदर, वही दिक्कतें आप ई टेक्नोलॉजी में भी बता सकते हो। जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किसानों के पास जरूरी थोड़ी है कि आपके पास ई टेक्नोलॉजी हो ही हो। मैंने आपको बार बार बताया यार कि हमारे जो ज्यादातर किसान हैं वो छोटे किसान हैं, 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके पास ये सब नहीं होता ई टेक्नोलॉजी। तो एक डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। चलो ठीक है, अगर मान लो वो चीज़ थोड़ा हम कर भी ले, उसके बाद जो उनको जानकारी मिलनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो एक्शन ले पाए, लिखा ना डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? डेटा के बेसिस के ऊपर। तो जो भी उनके पास डेटा आता है वो या तो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, पर बहुत सारे किसानों को वो लैंग्वेजेस नहीं आ सकती, उनको वर्नैकुलर कंटेंट जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, मराठी, पंजाबी, आपका उर्दू या आपके कन्नड़ा, ठीक है, तमिल, इन सब लैंग्वेजेस हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उस वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे वर्नैकुलर कंटेंट ना होने की वजह से। प्लस जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे वहां पर डेटा ब्रीच की बात आ जाती है, राइट। डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, राइट। और साथ ही साथ इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ना, तो छोटे किसान के लिए वो चीज़ करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ अवेयरनेस भी कई बार कमी होती है, दैट बिकम्स ऑल्सो एन इशू। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, लैंड होल्डिंग साइज ही अपने आप में बहुत छोटा है, इतने छोटी लैंड के अंदर कैसे वो चीज़ करेंगे। तो ये सब यहाँ पे चैलेंजेस बन जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सरकार को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जा पाए, कुछ सब्सिडीज दी जा पाए, कुछ लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे जा पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम डेवलप करें। जैसे आपका अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो वहाँ पर इंटरनेट हम कनेक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हम देख सकते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका अमूल हो गया,
राइट। तो ये सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे उस बेसिस के ऊपर हम क्या कर पाएंगे, हम इन चीज़ों को यहाँ पे ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन दी एंड जो कंक्लूजन यही होगा कि जैसे हमारा जो किसान है ना, आज के समय के ऊपर हमारा जो किसान एक पीजेंट फार्मर हमें देखने को मिलता है, इस पीजेंट फार्मर को अगर हमें एग्रीप्रेन्योर फार्मर हमें बनाना है, वहां पर बहुत ज़्यादा मददगार कौन हो सकता है, वहां मददगार हो सकता है हमारा जो आपका ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको अपने आंसर के अंदर आप एक अच्छा कंक्लूजन डाल सकते हो। राइट, अब उसी तरह से अगर मैं बात करूं, देखो आप सब भी अपने आंसर्स आप लिख ही रहे हो। ठीक है, जो बेस्ट कॉपी है, ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हमारे PWOnlyS टीम ने बनाया है, उसका जो लिंक है नीचे मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप इनकी जो बेस्ट कॉपीज हैं उनको देख सकते हो। अपने आंसर्स आप डेफिनेटली आप लिखते रहिए, ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे कि कहाँ कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो एंड कैसे कैसे आप अपनी गलतियों को सीखकर उनसे आप अच्छे से आगे मेहनत करके उसमें अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको जो एग्रीकल्चर के हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिस्कस करे, उनकी आंसर राइटिंग डिस्कस करी, ये सब चीज़ें आप सबको अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।